D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। पेट की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पेट की बीमारियों के माहिर हैं, डीएम हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ईएमसी हॉस्पिटल में काफ़ी पिछले कई समय से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर मुश्ताक अहमद। इनकी जन्मभूमि तो श्रीनगर है, लेकिन कर्म भूमि इनकी अमृतसर बना है। काफ़ी समय से ये यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये क्या कारण है कि पेट की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं? पेट की बीमारियों में क्या क्या आता है? लोग अपना ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्या तनाव इसका कारण है? हमारे साथ हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे D4 न्यूज चैनल में आपका डॉक्टर स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की है। पहले तो आपसे ये पर्सनल सा क्वेश्चन है, आपने ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ही फील्ड क्यों चुना? एक्चुअली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है ये एक वो ब्रांच है जिसमें हम स्टमक, फूड पाइप और बाकी अंत के बारे में जानते हैं। ये एक्चुअली जो बिकॉज ऑफ कॉमन जो डिजीज़ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डिजीज़ जो है, बीमारियां हैं, इनके लिए मैंने सोचा कि चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इनकी गहराई में देख के एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई विल सी दीज डिजीज़ सो दैट इनका समय पर हम ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने पिछले कितने सालों से लगातार आप पेट की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं लोगों का? मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से देखा हूँ। अगर डॉक्टर साहब हम बात करें तो इस दौरान जो बीमारियां बढ़ रही हैं, पेट की बीमारियां, वो कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं और इनके क्या कारण हैं? जो पेट की बीमारियां हैं वो बहुत सारी हैं। इसमें हमें हेपेटाइटिस आता है जिसको हम काला पीलिया बोलते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल की वजह से जो डिजीज़ होती है जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस होते हैं वो, या जो बाकी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ जंक फूड्स एंड लॉट ऑफ फैटी डाइट, इससे भी ओबेसिटी, और ओबेसिटी के जो बाकी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिजीज़ हैं वो भी बढ़ गए। और जो कॉमन डिजीज़ जो पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से भी लिवर पर बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। अच्छा, हाँ। वो क्यों डॉक्टर साहब? कोविड का जो पेशेंट होता है उसका लिवर पर इफेक्ट पड़ रहा है या कुछ? यस। एक स्टडी हो गई है जो चाइना में देखा गया कि जो उनने अबाउट 20% पेशेंट है जो उनको कोविड पेशेंट आए, उनको उन्होंने देखा जो डायरिया, कॉमनली लूज मोशन, उनको बार बार लैट्रिन आ रही है, उनका जो काज देखा गया वो अर्ली सिम्टम कोविड का उन्होंने देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में भी काफ़ी कोविड के पेशेंट ट्रीट हुए हैं, ठीक होकर भी गए हैं। क्या आपके पास कुछ पेशेंट्स इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं आफ्टर कोविड कि उन्हें ये पेट की ये कुछ बीमारियाँ हो गई हैं? हाँ, जो कोविड के दौरान हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनका हमने देखा कि इनका जो बिलिरुबिन है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पीलिया, वो था, और उनका ओटीपीटी बढ़ा था बहुत सारे पेशेंट्स का। और बहुत सारे पेशेंट्स को डायरिया, कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी। लेकिन जो विद कोविड जब वो कोविड उनका फेज ट्रीट हो गया उसके बाद वो सेटल हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, अभी जो आपने ये कहा है कि कोविड के दौरान ये मरीज आपके पास बढ़े हैं पेट की बीमारियों, उसका रीजन क्या रहा कि कोविड ने उनके पेट को अफेक्ट किया? हाँ, यस, कोविड का वायरस जो है इसके बारे में ऑलमोस्ट अभी पूरा कंफर्म नहीं है, बट देखा गया कि इट कैन आल्सो इफेक्ट लिवर जो हमारे जो अंत है, इंटेस्टाइन्स, उस पर भी इसका इफेक्ट है। अच्छा, काला पीलिया की आपने बात करी है। काला पीलिया पंजाब में काफ़ी कॉमन हो चला है। अमृतसर की कुछ बॉर्डर एरियाज़ की बेल्ट हैं जहाँ पर काफ़ी कॉमन है काला पीलिया। इसका कारण क्या है बेसिकली? इसका जो मैं कारण बोलूँगा वो मेन कारण है कि अर्ली डायग्नोस नहीं हो रहा। एक्चुअली जो काला पीलिया है, जिसमें काला पीलिया क्या चीज़ है? काला पीलिया है जो लिवर है, जो हमारा जिगर जिसको बोलते हैं, उसमें सूजन होती है। ठीक है, ये जो काला पीलिया है एक्चुअली इसके 5 टाइप्स हैं, 5 किस्म है। हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। इसमें जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E, इसको हम यूजुअली बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, ये यूजुअली खुद ही ठीक होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स है इनको पता नहीं चलता है अर्ली स्टेज में, क्योंकि ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक, यानी कि इनको कोई सिम्टम ही नहीं होती है, कोई अलामत ही नहीं होती है अर्ली स्टेज में। डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा सा हम आप दर्शकों को बताएंगे जो अदर काजेस हैं, हाँ, जो अदर काजेस हैं ये हेपेटाइटिस बी एंड सी फैलने के, वो ड्रग्स IV ड्रग यूजर्स, because there are a lot of IV drug users in this belt,
बिकॉज ऑफ आईवी ड्रग यूजर्स दिस कैन, ये ट्रांसमिट होता है एक पेशेंट से सर ये दूसरे दोनों बंदे में। बी और सी ये बोथ आर बेसिकली ड्रग यूजर या दे वन जो इनका एक कॉमन सोर्स है वो है आईवी ड्रग यूजर्स। अगर सपोज एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, अगर वही नीडल या वही सिरिंज या वही जो उसने यूज़ किया ड्रग देने के लिए, अगर वही दूसरे पेशेंट ने यूज़ किया दूसरे बंदे ने, उसको भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो डॉक्टर फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, अवेलेबल है, जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन पहले तो हमें इसको डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना है कि पेशेंट को है हेपेटाइटिस या नहीं है। जैसे हमें पता चल गया कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है, सपोज हेपेटाइटिस बी की हम बात ले रही, हमें पता चल गया हेपेटाइटिस बी है पेशेंट को, उसके बाद हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि इसके लिवर में कितनी इफेक्ट पड़ गया इसको पानी तो नहीं जमा है या इसको सिरोसिस में तो नहीं कन्वर्ट हो गया। अगर हमें पता चल गया नहीं इसका लिवर सिरोसिस है या इसका जो बाकी इसके कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं है या वो हुए हैं, उसके बाद हम इनको हेपेटाइटिस बी का जो वायरल लोड है डीएनए लेवल वो देख के हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके पास हमारे पास जो मेडिसिन है वो सिंपल एक टैबलेट के फॉर्म हम देते हैं एंड द पेशेंट हैज़ टू टेक इट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ये सेल्फ मेडिकेशन, मान लीजिए किसी को आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कोई छोटी सी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं, क्या ये भी इन चीज़ों को बढ़ा रही हैं? सी और बी जो हेपेटाइटिस की सभी जो हैं ए से लेकर ई तक जितने भी हैं, सेल्फ मेडिकेशन एज सच हेपेटाइटिस नहीं करते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से लिवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। हमारा जो जिगर है इस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी मेडिसिन अब लीजिए उससे लिवर पर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, क्योंकि जो भी ड्रग वो लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, इससे लिवर पर इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कभी पेन करके, कभी पीलिया होके, हम जब इनका जो इवैल्यूएशन करते हैं, जब देखते हैं तो हमें कोई रीज़न नहीं मिलता है, लेकिन जब हम इनकी डीप में हिस्ट्री लेते हैं व्हाट इज़ द कॉज, तो हमें पता चलता है कि ये लोग या कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं या कोई और मेडिसिन जिससे इनका लिवर पर इफेक्ट। मतलब आपके कहने का ये मतलब अगर अर्ली स्टेज पे ये डॉक्टर के पास आ जाएं और डिटेक्ट हो जाएं तो ये जल्दी ठीक हो सकते हैं? यस, हम अर्ली स्टेज में इसको ठीक भी कर सकते हैं और जो इससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे भी बचा सकते हैं। अच्छा, आजकल एक बहुत शिकायतें आने लगी हैं, हर कोई शिकायत करने लगा कि भूख नहीं लगती, एसिड बाउल बनता है, इसके पीछे क्या कारण है? एसिड क्यों बनता है, तो इसके क्या रीजंस है या इसका क्या इफेक्ट है बाद में, वो ये कि जो हमारा स्टमक है, जो मैदा है, इसकी कोई कैपेसिटी होती है खाने की जी, ठीक है, खाने की। सम पीपल व्हाट दे डू, दे ईट ओवर ईटिंग, देन दे डू ओवर ईटिंग or they take that thing which is not healthy, जी, that is why they do acid. This is a just common, लेकिन जो अदर काजेज हैं, जो इम्पॉर्टेंट काज हैं, वो स्टमक में कभी कभी अल्सर्स हो सकता है, स्टमक में कभी कभी इन्फ्लेमेशन जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, सूजन होती है, या गॉड फॉरवर्ड कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को स्टमक में अल्सर्स के अलावा इनको कभी कभी कार्सिनोमा हो सकता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, स्टमक ट्यूमर्स हो सकता है, दैट कुड बी। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक छोटा कीड़ा एक होता है, उससे भी बार बार ऐसे पेशेंट को एसिड बनता है। ये सिंपल एक पेंटोप्राजोल की टैबलेट या कोई और एसिड की टैबलेट ये खाते रहते हैं, बट दे डोंट एक्चुअली ट्रीट द हेपेटाइटिस बी, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी हमें पहले डायग्नोज करना है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। सर ये एच पाइलोरी आपने बताया ये कोई खास तरह का कोई कीड़ा है, ये फूड में आता है या अपने आप डेवलप हो जाता है? ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जी, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। ये एक्चुअली जो हमारा स्टमक है, स्टमक में रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है अराउंड 80% इन डेवलपिंग पॉपुलेशन it has been found. But H. pylori is not you should not take it as a simple just H. pylori. H. pylori can cause gastritis, इससे स्टमक में अल्सरेशन हो सकती है, इससे स्टमक में सूजन हो सकती है, लेटर यही कार्सिनोमा स्टमक कैंसर भी कर सकता है H. pylori. सो H. pylori का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब अगर फिर आप बात जैसे पेट का अल्सर हो जाता है लोगों को, ये H. pylori जो आपकी बात है, H. pylori is directly related with this peptic ulcer, gastric स्टमक का जो अल्सर है उससे डायरेक्ट रिलेटेड। अराउंड 80% पेशेंट्स में देखा गया जो पेप्टिक अल्सर का काज है वही H. pylori इन्फेक्शन है। तो ये सर H. pylori जो ये बैक्टीरिया है खुद बॉडी में डेवलप हो जाता है, ये कहीं आउटसोर्स है इसका?
ये एक्चुअली ये जो एच पाइलोरी है ये जो इंटेस्टाइन्स के वाल में रहता है, जो दुर्ने में रह सकता है या स्टमक में रहता है ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन। और ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक रीज़न देखा गया कि ये जो है बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक फूड, बिकॉज ऑफ पुअर दिस कंटेमिनेटेड फूड दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर हम करें ये जंक फूड, इट इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट। जंक फूड एक्चुअली जो जंक फूड है, जंक फूड का इज द लेस कैलोरी। जो भी हम जंक फूड लेते हैं, जंक फूड से क्या होता है, जंक फूड से एसिडिटी ऐसे पेशेंट्स में बढ़ती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग दिस एसिडिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज लिवर सिरोसिस के भी केसेस हमने देखा है कि जैसे आपने भी बताया था पहले, तो इसका क्या कारण है? जो लिवर सिरोसिस के जो काजेज हैं उसमें मेन जो काजेज है वो वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लेकिन जो इस बेल्ट में है, पंजाब में, जो कॉमन काज है लिवर सिरोसिस का वो अल्कोहल है। एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल देखा गया एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल फॉर 10 to 15 ईयर्स, 10 से 12 साल तक जो कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट कैन कॉज लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, जो लिवर है उसका जो साइज वो कट हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है लिवर। उसके साथ में जो लिवर की फंक्शन है वो कम होती है। ऐसे पेशेंट को पीलिया होता है, बाद में उनको वोमिटिंग से ब्लड आता है एंड दे कैन हैव एब्डोमिनल डिस्टेंशन के पेट फूलता है, पेट में पानी जमा हो सकता है और बार बार बेहोशी में चले जाते हैं ये लोग। एंड लेटर ऑन ऐसे पेशेंट में कभी कभी लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे भी क्या करना चाहिए? सजेशन में पहले इनको ऑल द पीपल मैं बोलूँगा एवरीबॉडी शुड गो फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। दे शुड गो फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी स्क्रीन। एंड सेकंड इज द अल्कोहल, अवॉइड द अल्कोहल इनटेक। तो डॉक्टर साहब इसके जो सिम्टम्स कुछ देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि जैसे कहा जाता है कि एक एज के बाद डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। तो क्या सिम्टम्स क्या आते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आए और पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाए? सिम्टम्स एज पर द रूल जो है कि all the people above 40 years they should go at least once in endoscopy. They should go endoscopy at least once in a year. एंडोस्कोपी ज़रूरी है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं हमें भूख नहीं लगता है जी, हमें बार बार एसिड बनता है। दे सिंपल जस्ट टेक पेंटोप्राजोल टैबलेट, दे कंटिन्यू इट। बट लेटर ऑन जो भी हमें पता चलता है कि इनको कभी कभी स्टोमक में अल्सर्स होते हैं, कभी कभी स्टोमक कार्सिनोमा, वो भी एडवांस स्टेज में होता है। जी। सो आई विल रिकमेंड दैट एनी पेशेंट अबव 40 ईयर्स जिसको ये भूख नहीं लगती है, जिसको मतलब बार बार एसिड बनता है, ही शुड गो फॉर एंडोस्कोपी। इसको कम से कम एक बार एंडोस्कोपी करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब कब्ज़ की भी आजकल काफ़ी मतलब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, इसका रीज़न क्या है? जो कब्ज़ है, कब्ज़ हम तब बोलते हैं जब कोई भी बंदा जिसको लेस देन 3 मोशंस इन वीक आएंगे, महीने में जिस हर वीक में जिसको लेस देन 3 मोशंस आएंगे उसको हम कब्ज़ बोलते हैं। यूजुअली लोग हमारे पास आते हैं हमें कब्ज़ है, वो एक दिन स्टूल्स पास नहीं करते, वो दूसरे दिन बोलते कब्ज़। दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वो जस्ट उसको बोलते हैं फंक्शनल जी काज। जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर पेशेंट हार्ड स्टूल कर देगा या पेशेंट को हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 या 3 बार लेटरिन आ रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये जो कब्ज़ है, कब्ज़ यू शुड नॉट इग्नोर दिस कब्ज़। उसमें एक्चुअली जो काजेज है, जो रीज़न है, उसमें सिस्टमिक काज हो सकते, कोई इन्फेक्शन, कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन में हम पेशेंट हमारे पास कभी कोई थायराइड की वजह से उनको कब्ज़, हाइपोथायराइडिज्म उनमें कब्ज़ हो सकती है, डायबिटीज़ कब्ज़ का कारण हो सकता है। कभी कभी कब्ज़ ही कोई सीरियस डिजीज़ अंदर हो सकती है, इसको कार्सिनोमा रेक्टम हो सकता है या कोलोनी कैंसर्स हो सकता है, दैट कुड बी काज। ठीक है, या कभी कभी किसी पेशेंट्स को हमें काज नहीं मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूरा इवाल्यूएशन के बाद हमें काज नहीं मिलता है, हमें दैट वी कॉल इट एज अ फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, या इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन जी। एंड ऑल द पीपल, मैं एक और रिकमेंडेशन जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उनके रिकमेंडेशन है जो भी पेशेंट या जो भी कोई भी बंदा जिसका एज 50 से अबव है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ इसका अगर खून भी कम है, HB भी कम है, ही हैज़ टू गो फॉर कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मस्ट है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल लोग काफ़ी एड्स भी आती हैं, चूर्ण ले लेते हैं या 1 टैबलेट या 2 टैबलेट, वो कितनी, वो भी क्या वो ठीक है ऐसे मेडिसिन लेना, या वो बेसिकली बाद में हानिकारक होता है? नो, चूर्ण कोई भी चीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए एज सच खुद ही लेना
is not advisable. विज्ञापन देख के रहो। They have to go consult to the doctor. It is important. बिकॉज मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिनको सिर्फ सिंपल कॉन्स्टिपेशन बोल रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल, लेकिन जब हमने कोलोनोस्कोपी की है वहाँ तो वी फाउंड समथिंग डिफरेंट. सो मेनी पीपल हैव समथिंग. तो डॉक्टर साहब जो स्ट्रेस है आजकल हर कोई स्ट्रेस में है, कोविड के कारण भी बहुत, ये स्ट्रेस भी जो है ये पेट को कितना प्रभावित करता है? यस, जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द इंटेस्टाइनल जो भी प्रॉब्लम्स है. इसको हम बोलते हैं ब्रेन गट एक्सेस. जो हमारा इंटेस्टाइन उसको हम बोलते हैं गट एंड ब्रेन. इट हैज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट वी कैन से ब्रेन गट एक्सेस. इसमें कोई भी पेशेंट, कोई भी बंदा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ड्यू टू द स्ट्रेस either he takes more or he takes less. Right. That will affect his digestive system. Second is that ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उनकी जो एक बीमारी है उसको हम बोलते हैं IBS. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ जो हमारा इंटेस्टाइन है, अंत है, उसकी माल फंक्शनिंग है. जी. कभी कभी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो बढ़ सकती है. ऐसे पेशेंट बहुत बोलते हैं हमें बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, हमें बार बार गैस बनता है. दैट हैज़ रिलेटेड विद द स्ट्रेस. अच्छा डॉक्टर साहब, तो अगर हम बात करें गर्मियों की तुलना में, अगर सर्दियों की बात की जाए तो इन दिनों पेट की बीमारियां बढ़ती हैं. अगर ऐसा है तो क्यों? एक्चुअली जो कुछ डिजीज़ हैं जो गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में रिलेटिवली इनकी फ्रिक्वेंसी लेस है. और जो कुछ डिजीज़ हैं कि उनकी फ्रिक्वेंसी मोर इन विंटर. इसमें हम लेते हैं वही, हमारे पास पेशेंट आते हैं कभी कभी बोलते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज. क्योंकि सर्दी में यूजुअली पीपल प्रेफर टू सिट इनसाइड बिकॉज ऑफ दैट दे टेक लॉट ऑफ फूड एंड दे हैव लेस एक्सरसाइज. इनका वेट बढ़ जाता है, दे डेवलप ओबेसिटी. इस ओबेसिटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. इट कैन कॉज फैटी लिवर. ऐसे पेशेंट फैटी लिवर करके आते हैं, उनका OTPT बढ़ सकता है. ठीक है, वन थिंग. सेकंड थिंग इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज दे हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक इनका BP बढ़ सकता है एंड दे हैव अदर रिलेटेड हार्ट डिजीज. सो अगर हम गर्मी की बात करते हैं, गर्मी में हमारे पास पेशेंट्स यूजुअली आते हैं हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E. बिकॉज ऑफ इन द गर्मी में हमें देखा गया कि लोग बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर और बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ इन्फेक्शंस दैट कैन दे हैव हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B के पेशेंट्स ज़्यादा देखे गए. तो डॉक्टर साहब ये जो कई बार ये आपने कंटामिनेटेड वाटर की बात की, ये पानी कितना रोल प्ले करता है पेट की बीमारियों में? यस, जो वाटर हैं इससे मेन जो डिजीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, जो हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E है, दे हैव बीन फाउंड दे आर डायरेक्टली कॉज्ड ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर. वाटर का बहुत रोल है इनमें से, बिकॉज इनसे दो इंपॉर्टेंट डिजीज जो हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस E, ये बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं यूजुअली. अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब अगर हम इनकी बात करें तो ये बीमारियां जो हैं ये एनीमिया का भी कारण बनती हैं. जैसे आपने बोला है कि अल्सर हो जाता है या लिवर सिरोसिस है, ये एनीमिया का भी कारण बनता है. एनीमिया का कॉमन काज है. जब हम देखते हैं कभी हमारे पास पेशेंट आता है एनीमिया करके, इसका HB 7, 8, 9, जब हम इवाल्यूएशन करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, हम एंडोस्कोप के लिए हमें मिलता है कभी कभी उनके पेट में अल्सर्स होते हैं या कभी कभी H. पाइलोरी इन्फेक्शन भी, उससे भी एनीमिया हो सकता है. ये होता है. और कभी कभी उनको अल्सर्स होते हैं, कभी कभी स्टमक में कोई गॉड फादर कोई मेलिग्नेंसी ट्यूमर्स भी हो सकते हैं. और जब हम कोलोनोस्कोपी में भी हमें कभी कभी इनका रीज़न पता चलता है कि कभी कभी उनको जो अंत हैं इंटेस्टाइन से वहाँ पर अल्सरेशन हो सकती है, जिसको हम IBD इंग्लिश IBD बोलते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोनस डिजीज या कभी कभी कार्सिनोमा भी हो सकता है कोलोनिक. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को लेकर कंक्लूड करें तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक कॉमन मैसेज है आम लोगों के लिए कि दे शुड नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन इफ दे हैव एनी सिम्टम. कोई भी गैस्ट्रो रिलेटेड सिम्टम है, भूख नहीं लगना, कब्ज़ या पीलिया, दे शुड नॉट गो दीज टेक दीज आयुर्वेदिक एंड अदर थिंग्स. दे शुड डायरेक्टली कंसल्ट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट so that diseases can be detected in early stage and we can treat them in early stage. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सब जानते हैं भी फ्राइड नहीं खाना, लेकिन फिर भी फ्राइड खाते हैं लोग, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Fried is tasty, that is why people take it more. But I will say one thing, that diet is
they have to take that diet which is helpful for the intestines, which is helpful for the stomach. उसमें they should always preferably take vegetables. क्योंकि हमारे पास यूजुअली पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमें कब्ज़ है, हमें गैस बनता है, उसको हम IBS बोलते हैं. उसमें जो मतलब देखा गया कि बिकॉज ऑफ दिस फ्राइड फूड, बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड्स, देयर एपेटाइट इज डिक्रीज्ड एंड दे हैव देयर स्टूल जो है वो बिल्कुल हार्ड आता है. यू टेक लॉट ऑफ फ्रेश दिस वेजिटेबल्स एंड दे शुड टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स. इसका बहुत रोल है. तो डॉक्टर साहब, कुछ और आप कहना चाहें? मैं सब लोगों से एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, दे शुड नॉट इग्नोर इट इन अर्ली स्टेज, शुड नॉट बी इग्नोर्ड. दे शुड कम टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सो दैट वी कैन डिटेक्ट देम. दिस कॉमन मैसेज. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए. ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद, EMC हॉस्पिटल में ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं. DM इन्होंने श्रीनगर से की है. इनका स्पष्ट संदेश है कि लोग अपनी सेहत को लेकर गंभीर नहीं हैं. छोटी छोटी चीज़ें जब बाद में बढ़ जाती हैं तो डॉक्टर के पास तब आते हैं जब उनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो जाता है. हमारा अपने चैनल के माध्यम से यही संदेश है, जैसे इन्होंने कहा कि लोग सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, यानी कि किसी भी बीमारी की दवा खुद लेने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है. अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट.